ग्रीनलैंड, ये बर्फ में घिरा हुआ इतना बड़ा इलाका, अचानक से दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए इतना अहम क्यों बन गया है? आज हम इसी बात को जरा गहराई से देखेंगे कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल क्यों करना चाहता है, और इस कदम के पीछे, जो देखने में अजीब लगता है, कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजिक वजूहात छुपी हुई हैं। तो बात यहाँ किसी आम पेशकश की नहीं हो रही। जिस सोर्स मटेरियल को हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका का स्टैंस बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब हर हाल में। यही वो सख्त मुतालबा है जहां से ये सारी बहस शुरू होती है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम पहले इस खबर से शुरू करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर आर्कटिक की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, इत्तहादियों के दरमियान ये तनाव क्यों है, और इन सब के पीछे जो माशी लॉजिक है, इसको हम एक एक करके परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जिसने, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में एक हलचल सी मचा दी थी। मामला बिल्कुल सीधा सा है। अमेरिका ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उसकी नज़र ग्रीनलैंड पर है। लेकिन यहां असल खेल सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है। नहीं, असल चीज है वो कंट्रोल, वो वसाइल और वो स्ट्रेटेजिक फायदा जो ग्रीनलैंड के हाथ में आने से मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा है। चलें पहले उन वजूहात को देखते हैं जो बिल्कुल सामने की हैं। सबसे पहली चीज तो है इसकी लोकेशन। देखें, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है ना, आर्कटिक में बिल्कुल नए तिजारती रास्ते खुल रहे हैं, और ग्रीनलैंड वो इस नए समुद्री रास्ते के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। अब जाहिर है जो इसे कंट्रोल करेगा वही कल की तिजारत और फौजी हरकत को भी कंट्रोल करेगा। फिर आती है इसकी फौजी अहमियत। ग्रीनलैंड पहले से ही नेटो के डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहां से सिर्फ रूस और शुमाली बहरे ओकियानूस पर नजर ही नहीं रखी जा सकती, बल्कि ये अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक ऐसी जगह है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। और फिर वो खजाना है जो उस बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। तेल, गैस, यूरेनियम और सबसे बढ़कर नायाब जमीनी मादनियात। ये वो अनासिर हैं जो आज की टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रहने के लिए लाजमी है, खास तौर पे जब मुकाबला चीन और रूस जैसी ताकतों से हो। और ये नायाब ज़मीनी मादनियात सिर्फ कोई आम धातें नहीं हैं, बल्कि ये जदीद दुनिया की, आप समझ लें कि जान है। स्मार्टफोन से लेकर नए तरीन लड़ाका तैयारों तक हर चीज़ इन्हीं पर चलती है। इस वक्त इनकी आलमी सप्लाई पर चीन का गलबा है, तो ग्रीनलैंड का कंट्रोल, हाँ, वो इस इन्हिसार को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। यहां तक तो चलें, बात समझ में आती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि यह दबाव किसी दुश्मन मुल्क पर नहीं डाला जा रहा। और शायद यही इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये दबाव डेनमार्क पर डाला जा रहा है। वो डेनमार्क जो नेटो का एक अहम इत्तेहादी है और यूरोप में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक दोस्त के साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों? तो देखें, एक तरफ है डेनमार्क, एक जमहूरी मुल्क, नेटो का इत्तेहादी, अमेरिका का पुराना दोस्त, और दूसरी तरफ है अमेरिका का ये सख्त मुतालबा। सोर्स बताता है कि डेनमार्क ने हर तरह की शिराकतदारी की पेशकश की, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिला, शिराकतदारी नहीं, हमें पूरा कंट्रोल चाहिए। अब इस गैर मंतकी रवैये को समझने के लिए ना, हमें जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठकर इस मुआशी निज़ाम की बुनियादों को देखना होगा जो इन फैसलों के पीछे है। इस सोर्स के मुताबिक ग्रीनलैंड का ये केस कोई अलग थलग वाकया नहीं है, बल्कि ये उस निज़ाम के लॉजिक का नतीजा है जिसकी फितरत में ही हमेशा फैलना लिखा है, जिसे एक्सपैंड करना ही करना है। और वो लॉजिक है क्या? सादा लफ्जों में, एक्सपैंड और डाई, फैलो या फिर मर जाओ। यही वो बुनियादी उसूल है जिसे इस तज्जिए में सरमायादाराना निज़ाम की सबसे बड़ी महर कुव्वत कहा गया है। उसकी वजाहत कुछ इस तरह की गई है। सोचें, जैसे कंपनी को मार्केट में जिंदा रहने के लिए लगातार ग्रो करना पड़ता है, वरना दूसरी कंपनियां उसे खत्म कर देंगी। जब यही मुकाबला मुल्कों की सतह पर आता है, तो ये सिर्फ माशी मुकाबला नहीं रहता, बल्कि ये वसाइल और गलबे के लिए एक फौजी कशमकश बन जाता है। और अगर किसी को लगे कि ये कोई नई सोच है, तो सोर्स हमें याद दिलाता है कि तारीख तो इस फैलो या मरो वाली मंतिक की मिसालों से भरी पड़ी है। अक्सर ऐसे झगड़ों की वजह इंसानी फितरत को ठहरा दिया जाता है ना, लेकिन ये सोर्स इस दलील को नहीं मानता। इसके मुताबिक ये इंसानी फितरत नहीं, बल्कि ये उस खास माशी निज़ाम की पैदावार है जो सबको मुकाबले और फैलाव पर मजबूर करता है। ये टाइमलाइन इसी मंतिक को तारीख के आईने में दिखाती है। देखें, 16वीं सदी में गुलामों और खाम माल के लिए नौआबादियात का क़याम, फिर 18वीं सदी में चीन की मंडियों को ज़बरदस्ती खोलने के लिए अफ़यूम की जंगें, और आज अपने हरीफों को पीछे छोड़ने के लिए ग्रीनलैंड के वसाइल पर कब्जा।
सोर्स के मुताबिक मकसद एक ही है, बस तरीके और ज़माने बदल गए हैं। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस तज्जिए के मुताबिक दुनिया आज एक बहुत अहम दोराहे पर खड़ी है और ये वक्त है एक इंतखाब का। इस सूरत हाल की संगीनी को समझाने के लिए एक बहुत चौंका देने वाली तारीखी मिसाल दी गई है। ये 1930s की दहाई की याद दिलाता है, जब दुनिया ने सोचा था कि हिटलर को चेकोस्लोवाकिया देकर शायद मुतमईन किया जा सकता है, लेकिन जारहियत को इस तरह से राजी करने से वो रुकती नहीं बल्कि और बढ़ती है। तो इंतखाब बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है झुक जाने का, जो आगे जाकर मजीद तनाज़ुआत को जन्म देता है, या फिर रास्ता है मज़ाहमत का, जिससे अमन का इम्कान पैदा होता है। इस सोर्स का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िह है कि सिर्फ मज़ाहमत से ही एक मुस्तहकम और पुरअमन दुनिया की तरफ बढ़ा जा सकता है। और आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें उसी एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस किस्म के मुतालिबात करे तो क्या ये वक्त सर झुकाने का है या अपने उसूलों पर डटे रहने का? ये मुज़ाहिमत का लम्हा है या झुक जाने का?